अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं समा की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज कंटिन्यू हम 13 या 14 डेज़ पे खालिद साहब बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं उन तमाम मामलात का। नज़र है सुप्रीम कोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट असखुद नोटिस केस की वहाँ पर समाअत हो रही है डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई थी। उसके बाद एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, एक तरफ पंजाब में मामलात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो वफाक में जो मरकज़ के लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या रूलिंग दी जाती है, क्या जजमेंट दी जाती है और उसके बाद आगे फर्दर डिसाइड होगा। क्या आया अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई फैसला आता है कि क्या वो फिर से डे 7 काउंट होगा और फिर से उस वोटिंग का आगाज होगा, या फिर कोई एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि कोई ऐसा बीच का रास्ता, शायद ऐसा कोई फैसला आए कि जिसकी बुनियाद पर दोनों तरफ से दोनों फरीकैन के लिए उसको मनवान कबूल करना आसान हो। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में सियासी शख्सियात की जानिब से हमेशा यही कहा जाता है कि जो भी कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा हम उसे मनवान कबूल करेंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि ये अगर 30 सेकंड्स में आइन शिकनी हुई है, आइन से इनहिराफ किया गया है, तो फिर 30 सेकंड्स में ही इसका फैसला आना चाहिए था। बहरहाल सबको ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की उसका ख्याल भी रखा जाए और इंतज़ार किया जाए कि क्या फैसला वहाँ से आता है। एहतशाम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, हैदर वईद मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, खालिद अजीम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तौफीक भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। खालिद अजीम साहब, सबसे पहले ज़रा वो जो मैंने भी आगाज़ में कहा ना कि एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि शायद ऐसा कोई रास्ता या ऐसा कोई एक नज़रिया, ज़रूरत की बात होती है हमेशा, तो कोई इस तरह का फैसला आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि जिसकी वजह से दोनों फरीकैन के लिए आसानी हो जाए। अब क्या ऐसा आप कुछ देख रहे हैं? देखें जी, वैसे तो लॉ बुक्स में मौजूद है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है जी। वो लॉ बुक्स में मौजूद है, लेकिन इसको कभी भी एक अच्छे मानी में नहीं लिया गया। और यही कहा जाता है कि जो हकीकतन करना चाहिए था उसको अवॉइड करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है उसका सहारा लिया गया। और ख़ुद कोर्ट्स जो हैं वो इसको बार बार कंडेम कर चुकी हैं। मुझे याद है कि ये जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की 3 नवंबर की जो इमरजेंसी थी उसको 2007 की, उसको जब कंडेम उसको के ऊपर जब केस जो है वो सुना गया था, तो उसके बाद ये अल्फाज कहे गए थे उस वक्त की कोर्ट की जानिब से, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जानिब से, कि नजरिया ज़रूरत को हमने हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब वो जो बात कर रही हैं आपके जी, उसको इस्तेमाल करते हुए कोई दरमियान का रास्ता, अदालतें दरमियान का रास्ता निकालने के लिए नहीं होती, बल्कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने के लिए होती हैं। तो इस वक्त ज़रूरी तो यही है कि वो जिस चीज़ को दुरुस्त समझते हैं, जिसको वो करीने आइन समझते हैं, करीने कानून समझते हैं, वो फैसला दें। वो मुसालतकार तो नहीं है, वो तो वहाँ पे एक मीडिएशन के लिए नहीं बैठे, बल्कि जो कानून और आइन है उसकी इंटरप्रिटेशन और उसके मुताबिक फैसला देने के लिए हैं। ये उनकी मनसबी जिम्मेदारी भी है और मैं ये समझता हूँ कि कौम की उनसे तवक्को भी यही है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब फैसला आता है तो वो किसी एक के ख़िलाफ़ होता है, किसी के हक़ में होता है। जिसके ख़िलाफ़ होता है वो अपने दलाइल को नहीं भूलता और उसी के ऊपर अटका रहता है, और जिसके हक में आ जाता है जाहिर है वो तो फिर उसके लिए तारीफ और तौसीफ करता है। मुस्लिम लीग नून को तो बहुत देखा है, एक फैसला आया मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी, उसके बाद अगला फैसला आया तो फिर उसके बाद पीटीआई ने इनको कहना शुरू कर दिया कि आप तो पिछली दफा मिठाइयाँ बांट रहे थे, इस बार क्या हो गया? तो ऐसे बड़े सारे समझ का मामला है। बिल्कुल ठीक है। हैदर वईद साहब, सर आप लोग भी आगाज़ में कह रहे थे, अलबत्ता जब मैं आगाज़ में सबका इंट्रोडक्शन करवा रही थी, नईम हनीफ साहब, मुझे बताया नहीं गया था कि आप भी साथ मौजूद हैं, माजरत खाऊं आप भी साथ मौजूद हैं जी। खालिद वईद, हैदर वईद साहब, सर आगाज़ में सब लोग यही बात कर रहे थे, अब इनफैक्ट पॉलिटिशियंस की जानिब से भी यही कहा जा रहा है, ओपन एंड शट केस है ये। संडे को एक एक्ट किया जाता है और फिर उसके बाद आज हम थर्सडे पर आकर खड़े हो गए और आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद कोई फैसला आ जाए या फिर ये मामला अगेन कल तक चला जाए। और अदलिया की जानिब से भी यही बात की गई कि उजलत में या हवा में कोई फैसला नहीं दे सकते, दोनों तरफ से जो फरीकैन हैं उनके मौक़िफ़, उनके दलाइल सुन लेने के बाद इस पर फैसला दिया जाएगा। इतना डिले होने की वजह क्या समझते हैं आप? क्या यही वजह कि दोनों फरीकैन को सुनने का मामला था, इस वजह से ये केस इतना ज्यादा डिले हो रहा है, अगर ये इतना ही ओपन एंड शट केस था तो? देखिए, इसमें अब दिलों के हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन कभी कभी किरण ये इंटरेस्टिंग बात है कि मामला जो है उनको हैंडल करने का एक तरीका ये भी होता है, और मुझे नहीं पता कि ये अज़ाइम या था भी ये इंटेंशन या नहीं, कि जब देखेंगे शुरू में कोई चीज़ होती है तो उसका एक बहुत अक्यूट एक एनर्जी होती है, एक बहुत उससे कियोस फैलता है, उससे एंजाइटी होती है। लेकिन आपने खुद देखा होगा
कि अब 5 दिन में हम थोड़े से सेटल हो रहे हैं कि ये एक चीज हो गई है। तो जबकि ये थोड़े इमोशंस अब थोड़े से सेटल हुए हैं, हालांकि इन रियलिटी कियोस कम नहीं हुआ है, कियोस बड़ा है। हमने कल पंजाब में देखा कि मॉक सेशंस हो रहे हैं, वजीर आला जो है वो होटल में इलेक्ट हो रहे हैं और मेजॉरिटी एक जगह बैठी है, उनको वोट करने नहीं दिया जा रहा वगैरह, तो कियोस कम नहीं हुआ। लेकिन जो एक एंजाइटी और एनर्जी थी वो थोड़ी सी अब सेटल हुई है। तो हो सकता है कि अब जो फैसला आएगा उसको बनिस्बत पहले दिन के अगर अबूरी हुक्म होता तो कहीं ना कहीं एक ठहराव के साथ ज्यादा देखा जाएगा। एक तो थोड़ी कभी कभी इस तरह की साइकोलॉजिकल रीजंस भी होती हैं कि एक बड़े केस को जहां मैग्नीट्यूड और रिप्रकशंस और कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो, जहां बहुत पार्टिजन हो कि एक पार्टी बिल्कुल सीधे हाथ पे तो एक बिल्कुल उल्टे हाथ पे, तो वहां पे कभी कभी थोड़ा सा वक्त और ठहराव के साथ जब फैसला आता है तो कहीं ना कहीं जो है उसको एक्सेप्ट ज्यादा कर लिया जाता है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पे दूसरा साइड ऑफ द कॉइन ये है कि यहाँ पे बहुत जरूरी है कि यहाँ ज्यादा डिले ना हो। जितनी ये बात डिले होगी एक्चुअल कियोस बढ़ेगा। जिस तरह हमने कल पंजाब में देखा, लाहौर में देखा, इसी तरह से कल को गवर्नर राज लग सकता है, इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है किरण के इमरान खान साहब ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने कुछ हो जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन के रास्ते में जो हद तक वो रुकावटें डाल सकते हैं वो डालेंगे। वो सूबाई हुकूमतें तब्दील नहीं होने देंगे, वो हमजा शहबाज को इलेक्ट नहीं होने देंगे। कल को मुझे तो ये भी खदशा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस पे फिर से वोट कराओ तो यही स्पीकर कहीं जो है जो वोट कास्ट किए जाते हैं पीटीआई डिसिडेंट्स की तरफ से उनको ही ना शायद काउंट ना करे। मतलब एक मैं बात कर रहा हूँ कि तासुर कुछ इस तरह बनता जा रहा है कि क्योंकि स्पीकर के पास मुस्तरद वोट मुस्तरद करने का इख्तियार तो मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं एहतशाम। वैसे मैं देख रही हूँ, एक सेकंड किरण, एक बात क्लियर हो जाए, वोट को रिजेक्ट करने का इख्तियार उसे इस बुनियाद पे हासिल नहीं है कि आपने जो है डिसलॉयल्टी की है अपने लीडर के साथ बाय वोटिंग एंड नो कॉन्फिडेंस। उसके बाद ये इख्तियार है, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के केस में था कि आपका मार्क गलत लगा है, आपका दायरे कार में नहीं लगा, वो चीजों का उसका इख्तियार है। वोट कैंसिल और नॉट काउंट करना उसका इख्तियार नहीं है। लेकिन अगर वो फिर ये कहता है कि चले जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट, ये कब तक चलेगा ना? देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। अदरवाइज साहब इसमें तो बैलेट पेपर की बात ही नहीं है। इसमें तो डिवीजन ऑफ द हाउस है, बैलेट पेपर तो है ही नहीं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये इख्तियार नहीं है। लेकिन आप मुझे बता दें, आप मुझे खालिद साहब बता दें, अगर कल को सुप्रीम कोर्ट कहती है नो कॉन्फिडेंस पे वोट होगा और जब वोट होने जाता है स्पीकर जो है वो बाहर फेंक देता है डिसिडेंट्स के वोट कि अगर जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कब तक ये बैक एंड देखे ना, ये कियोस क्रिएट किया जा रहा है। मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली होगा। आपने सही, अगर मुझे इजाजत दे तो जब ये काम करने पे लोग आते हैं तो मुझे वो 1993 का मंजर याद आ जाता है जब पंजाब असेंबली में बार बार जो है वो करारदादे अदम एतमाद पेश होती थी, तहरीक अदम एतमाद मंजूर भट्टू के खिलाफ, और उधर से साथ ही असम्बली चली जाती थी गवर्नर के पास मंजूर भट्टू की जानिब से कि मैंने असम्बली तोड़ने की असम्बली भिजवा दी है। तो ये मामला फिर कोर्ट में ही लटका रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल जो है वो बहरहाल पैदा की जा सकती है। सही। एहतशाम, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप पीटीआई के लोगों से रोजाना की बुनियाद पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, आपने ये जानने की कोशिश की है वैसे कि अगर जो एक सोचा जा रहा है, फील किया जा रहा है कि शायद पीटीआई सोच रही है कि हमारे हक में फैसला आएगा, ऑपोजिशन सोच रही है हमारे हक में फैसला आएगा, एक आम ओपिनियन भी है कि आइन शिकनी हुई है, आइन का इनहराफ हुआ है, तो फिर फैसला शायद कोर्ट्स की जानिब से, अदालतों की जानिब से इंसाफ पर मबनी उसी तरह का कोई फैसला आएगा। लेकिन अगर दोनों के अलग अलग उनके मुखालिफत में फैसला आ जाता है उनके मुताबिक, तो फिर उसके बाद पीटीआई का और पीएमएलएन का, ऑपोजिशन का अपना अपना स्टांस क्या होगा, ये मालूम किया आपने किसी से? देखिए, ये मेरे ख्याल में इसलिए मालूम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक हम प्रिडिक्ट कर ही सकते हैं ना किरण, कि फैसला जिसके हक में आया वो खुद से खुश होगा और जिसके खिलाफ आया वो कहेगा कि हम इस फैसले पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर कोई मैच्योर लोग होंगे तो वो उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मैच्योरिटी के साथ करेंगे, वो रिव्यू में जाएंगे, वो लीगल ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। अगर कोई ये मैच्योर लोग होंगे वो कहेंगे हम इस फैसले को मानते नहीं हैं, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम जलसे करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम तोड़ फोड़ करेंगे। तो ये तो पता लग जाएगा आने वाले दिनों में जो भी फैसला आएगा कि कौन इसको मैच्योरिटी के साथ डील करता है।
लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अब अंदाज़ा हो गया हमें इतने दिनों में कि कौन मैच्योर पॉलिटिक्स कर रहा है और कौन इमैच्योर पॉलिटिक्स कर रहा है। जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक कर चुकी है, मुझे तो उसमें किसी किस्म की कहीं पे कोई मैच्योरिटी नज़र नहीं आई। थोड़ी देर पहले आप लोग डिस्कस कर रहे थे नज़रिया ज़रूरत को, और ये खालिद साहब कह रहे थे कि जो इमरजेंसी लगाई थी जेल मुशर्रफ ने, उसके बाद फिर इफ्तिखार चौई साहब वाला जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आज के बाद नज़रिया ज़रूरत दफन हो गया। अब अगर आज नज़रिया ज़रूरत की बुनियाद पे कोई सिविल गवर्नमेंट जो है अदालत को इंसिस्ट करती है कि आप फैसला सुनाएं, तो फिर किस मुंह से कल को ये मार्शल लॉ के हवाले से कहेंगे कि वहां पे नज़रिया ज़रूरत को दफन करें। नज़रिया ज़रूरत अगर दफन हो गया तो सबके लिए दफन हो गया ना। फिर कोई भी आइन नहीं तोड़ सकता, कोई इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, कोई इसे इनहराफ नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे और आर्टिकल 6 भी लग सकता है। लेकिन ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है कि व्हेन इट कम्स टू द सिविल गवर्नमेंट तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इन्वोक किया जाए, एंड व्हेन इट कम्स टू अ मिलिट्री कू तो फिर आप कहें कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को दफन करें। तो आपको रूल्स ऑफ द गेम सेट करने पड़ेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अगर तो रूल ऑफ द गेम ये है कि जो तगड़ा है उसकी चलेगी, तो फिर वही उसी की चलेगी जो सबसे ज्यादा तगड़ा है, फिर कोई गिला ना करें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर रूल्स ऑफ द गेम ये है कि आइन के तहत चलना है, कानून के तहत चलना है, और इक्तदार से इतनी मोहब्बत नहीं पैदा कर लेनी है कि अगर आपकी हुकूमत जाने लगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ कामयाब होने लगे, तो आप आइन को तोड़ दें और आप आर्टिकल 5 का सहारा लेकर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग के जरिए असेंबलियां तहलील कर दें, और उसके बाद सिर्फ इसलिए कि आपकी ईगो का मैटर है। मतलब कि लिटरली हुकूमत तो चली गई ना, हुकूमत चली गई, लेकिन दे वर सो हैप्पी कि देखिए हमने ऑपोजिशन को शॉक दिया। वॉज इट सो इम्पोर्टेंट कि आप ऑपोजिशन को शॉक करें कि आप आइन के साथ खिलवाड़ कर ले? आप आइनी बहरान, कानूनी बहरान, सियासी बहरान और इंतशार और तसादुम में पाकिस्तान को झोंक दें और इस अवाम को परेशान कर दें कि वो कभी वफाक में देखें क्या हो रहा है, कभी पंजाब में देखें क्या हो रहा है। असेंबली जो है वो पंजाब असेंबली है या निजी होटल है? चीफ मिनिस्टर जो है उसका कैंडिडेट क्या कल रात को इलेक्ट हो चुका है पंजाब में? पीपल आर रियली वरिड। ये हो क्या रहा है? इज दिस अ बनाना रिपब्लिक? आप लोगों से तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका इमरानी मुआहदा जो रियासत के साथ है उसको वो फॉलो करें। कोई छोटी सी भी गलती करता है, कानून तोड़ता है, तो आप उसको फौरी तौर पे पकड़ के FIR दे के अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करके जेल में भेज देते हैं। लेकिन ये कौन सा तरीका कार है कि आप लोग सियासतदान हैं, आप मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, आप कानून तोड़ें, आप आइन तोड़ें, आप असेंबलियां सील करें और उसके बाद आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो? तो ये आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? और मैं हैरान हूं अपने वकील हैं, अगर किरण इजाजत ने एहतशाम से मैं इस पर राय लेना चाहूंगा। एहतशाम क्योंकि खुद भी वकील है। एहतशाम, ये तो हम बात वाज़े अब हो गई है, हम कई दफा अब कर चुके हैं कि इसमें कोई हमें एटलीस्ट शक नहीं है कि ये गैर आईनी इकदाम था, इसको कल अदम होना चाहिए, इसको रिवर्स होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस पे फिर वोट होना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल से थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स अगर हम सोचें और खान साहब के जहन से सोचने की कोशिश करें, आप क्या समझते हैं एहतशाम कि अगर खान साहब ने ठान ली है कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डीपन करना है, मेरी मकबूलियत में उस तरह नफी नहीं हो रही इस हवाले से जिस तरह इजाफा हुआ है जब से मैंने ये बेड़ा उठाया है, गैर आइन शिकनी का नहीं, लेकिन ये बेड़ा जब से उठाया कि साजिश हो रही है। अगर वो इस साजिश के नारे को इस हद तक आगे ले जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डीपन करते हैं, गवर्नर्स राज लगाते हैं, इमरजेंसियां लगाते हैं, कुछ करते हैं, कहते हैं नहीं ये असेंबलियां खत्म होगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस असेंबली से कोई वजीर आजम आए, मुझ पे मुकदमे डाले, मेरी बातें उछाले, EVN खत्म करे, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट खत्म करे। अगर इस तरफ बात जाती है, आपका क्या ख्याल है कि क्या होगा? मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए गलत होगा हैदर वहीद साहब। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को अगर ये लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को डीपन करने से उनकी मकबूलियत बढ़ जाएगी तो वो गलत सोच रहे हैं, और जो लोग उनको ये राय दे रहे हैं वो गलत मुशावरत दे रहे हैं। देखें, इस हद तक बात रहती ना कि सारे ऑपोजिशन के मेंबर्स इकट्ठे हो गए हैं, यूनाइटेड ऑपोजिशन बन गई है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करा के इमरान खान को वजारत उज़्मा के ओहदे से फारिग करा दिया, तो वो ज्यादा मकबूल हो जाते। लोग कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स प्रो इमरान और एंटी इमरान है। लेकिन जब इमरान खान खुद कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करें और लोगों को ये इंप्रेशन जाए कि उन्हें इक्तदार से इतनी मोहब्बत है
कि वो अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी को बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो फिर उनकी मकबूलियत में कमी होगी। और जो लोग उनको ये मशवरा दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो उनका नुकसान कर रहे हैं। किरण, आपके ख्याल से फिर इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं, जबकि एहतशाम जिस तरह कह रहे हैं उनकी मकबूलियत में कमी हो रही है, तो क्यों कर रहे हैं सर? कल अगर आपने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम को फॉलो किया हो तो मैं तो बड़ी हैरान थी। हालांकि फैसल वाडा साहब कभी भी कुछ भी कह सकते हैं, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कल के प्रोग्राम में उन्होंने कैटेगोरिकली टीवी पे बैठकर कहा है इख्तिदार से मोहब्बत का बड़ा आराम से अंदाजा होता है उनकी इस बात को सुन के। वो कहते हैं कि अब हमें कोई गोली मार कर ही हटा सकता है, मॉडल टाउन जैसा वाकया करें, गोली मारे और हमें हटा दें, इसके अलावा नहीं हमें हटाया जा सकता। यानी आईन, कानून, जमहूरियत, कोई इसका कुछ भी। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट देखें, किरण के इसका इम्पैक्ट सुप्रीम कोर्ट पे क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा से फितरतन ये नहीं चाहती कि वो सियासी मसाइल में पड़े। यहाँ तो कानून टूटा है, उनको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये याद रखें कोई भी अदालत इस दुनिया में ये चाहती नहीं है कि वो नजर आए कि वो सियासी मामलात में सियासी झगड़े में पड़ रही है, एक साइड पिक कर रही है और अनदर, इवन तो यहाँ कानूनी मसला। बिल्कुल। तो अगर तो एहतशाम और किरण आपके ख्याल से खान साहब इस हद तक जाने को तैयार हैं, तो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के जहन में भी खटका नहीं आएगा कि क्या हम किस चीज में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है ये स्ट्रैटेजी है एहतशाम, किरण, मुझे लग रहा है ये स्ट्रैटेजी है खान साहब की, डीपन द क्राइसिस, के डिटर हो सुप्रीम कोर्ट भी, डिटर हो सारे। मैं मतलब ये मेरा एक ओपिनियन है कि मुझे लग रहा है कि इसके पीछे एक इनकी तो फिर इसका लॉजिकल एंड क्या निकलेगा हैदर साहब? देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से, अगर सुप्रीम कोर्ट आप जो कह रहे हैं कि अवॉइड करेगी, तो फिर कौन फिर इसको संभालेगा? आप मुझे बता देना, फिर मैं जो बात कर रहा हूँ फिर मैं वो ठीक बात नहीं कर रहा। और नईम साहब का बिल्कुल एक भी कमेंट नहीं आया ना जब से हमने आगाज किया है, तो जरा तौफीक भट्ट साहब को भी मौका देते हैं। सर, ये वाली जो हम बात कर रहे हैं कि ये इख्तिदार की मोहब्बत है, ये क्या है? फिर एक टर्म यूज की जाती थी कुछ अर्सा पहले, मुझे याद है कुछ सहाफियों की जानिब से इमरान खान साहब के लिए कहा जाता था सोशल मीडिया के वजीर आजम। तो उनके लोग उनको इस तरह से बता रहे हैं, या सोशल मीडिया पर ये गद्दार के नारों की वजह से, ये साजिश के नारों की वजह से जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, तो इस मुल्क में जो आईन है, जो कानून है, जो जमहूरियत है, जो तमाम पार्लियामेंटेरियंस मिलकर फिर वजीर आजम साहब को इलेक्ट करते हैं, ये सारा जो प्रोसेस है वो इससे बिल्कुल निकलकर ये अवामी ताकत के साथ उस हुकूमत को बचाना चाह रहे हैं जिसका एक प्रॉपर प्रोसेस है। सर तौफीक भट्ट साहब, गुजारिश ये है कि अभी एहतशाम साहब ने बहुत ही तफसील के साथ इस पे बात की है। वो चूँकि कानून को बहुत ज़्यादा समझते हैं और एक बहुत ही फेमस कानूनदान है, तो मैं उनकी बातों को गौर से सुन रहा था और ये जो वो तासुर दे रहे थे, बल्कि किसी हद तक खुल के कह रहे थे कि ये फैसला जो लेट हो रहा है, हम तो ये सोचते, देखिए ना, गुजारिश ये है कि हमारे ये जो जजेस साहबान हैं इनको तो बिल्कुल पता है कि जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब ने गलत किया है या उन्होंने सही किया है। उन्हें बिल्कुल पता है कि इमरान खान का जो इकदाम है वो सही है या वो गलत है। तो अब इसको गैर ज़रूरी तौर पे डिले करने से पंजाब में और मरकज़ में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो ऐसे मसाइल हैं कि बहुत देर तक मुल्क को उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी देखिए वो एक शेर है कि ये कह के राह में उम्मीद बढ़ाई जाती है, अभी आई जाती है मंजिल, अभी आई जाती है। तो हमें रोज ही इसकी ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ है कि आज फैसला आ जाएगा और मामलात ठीक हो जाएंगे, और पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि जी ये, और खुद अदलिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें जो डिले है वो मसाइल पैदा करेगी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे तो जिस तरह पिछले 4-5 दिन से जो हालात चल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आज भी कोई क्लियर फैसला जो है वो नहीं आएगा, जबकि अदालत रोज कहती है सर, कि सीरियसनेस इतनी ज्यादा नजर आती है। अटॉर्नी जनरल एक दिन के बाद अगले दिन की इस्तदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे एक दिन छोड़ के अगले दिन के दलाइल सुनने का मौका दिया जाए। फिर कुछ इस तरह की भी इत्तलात मिल रही थी कि कुछ वकला को, क्योंकि रमजान मुबारक है तो कुछ वकला को रोजे भी लग रहे थे वहां पर। नहीं मनीफ साहब,
इस हद तक भी बात हो गई अदालत में कि पंजाब के मामले के ऊपर नजर होगी हमारी। 6 तारीख की जो डेट डिसाइड थी जहां वजीर आला का इंतखाब होना था, उस पर नजर होनी थी सुप्रीम कोर्ट की। फिर इसके साथ साथ वजीर आजम के और सदर के जो फैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से मशरूत होना था। लेकिन आई एम सो सॉरी अगर मैं कोई हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर रही हूं, बट ये सारी सिचुएशन को देख के तो ऐसा लगता है जो पीटीआई है, जो इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट है, वो मादर पिदर आजाद है। उनके लिए अब कॉन्स्टिट्यूशन भी मैटर नहीं करता। इनफैक्ट अगेन मैं शायद हार्श वर्ड इस्तेमाल कर रही हूं कि इस किस्म के रिमार्क्स भी मैटर नहीं करते। उन्होंने जो करना था, असेंबली का इजलास नहीं बुलाना था, नहीं बुलाया। वो फ्लैटीज के वजीर आला का इंतखाब हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन इजलास नहीं हो पाया। फिर देखिए किरण, जो तौफीक भट्ट साहब ने बात की, बिल्कुल अदालत उज़्मा जो है उनको जब ये एक्ट हुआ, जब डिप्टी स्पीकर ने आईनी या गैर आईनी कबल वक्त हमें तो नहीं कहना चाहिए रूलिंग दे दी, तो अदालत को इस बात का अगले 30 सेकंड में अदराक था कि ये आईनी है या गैर आईनी है और इस पर क्या फैसला होना चाहिए। अब असल में तो फैसला ये होना चाहिए कि इस मुल्क को हमने आईने पीटीआई के तहत चलाना है, आईने नून लीग के तहत चलाना है या आईने पाकिस्तान के तहत चलाना है। और जो जहां तक बात थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की मकबूलियत वाली बात जो हैदर वहीद साहब कर रहे थे, तो मुझे तो यही फील आ रही है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। कौन सी मकबूलियत, कहां की मकबूलियत? जहां आप आइन शिकनी के मुर्तकब हो रहे हो, जहां आप महंगाई, बेरोजगारी, बैड गवर्नेंस को छुपाने के लिए आप गैर आईनी इकदामात कर रहे हो। आप यकीन कीजिए, ये टीवी के तज्जिए हैं, ये सोशल मीडिया का वावेला है। आप जरा लोगों में निकल के देखिए, आप जरा लाहौर की सड़कों पे निकल के देखिए, आप जरा इस्लामाबाद की सड़कों पे, आप जरा कराची के लोगों से पूछिए कि किस तरह से 3.5 साल का दौर गुजरा। तो बातें तो बहुत होती रहेंगी। जहां तक इस प्रोसेस के दौरान जो पंजाब हुकूमत कर रही है, इतनी तेजी से जनूबी पंजाब में और वस्ती पंजाब में तकर्रो तबादले हो रहे हैं, कमिश्नर्स बदले जा रहे हैं, एसी बदले जा रहे हैं। ये मैं आज और कल की बातें कर रहा हूं। नहीं मनीफ साहब, आते हैं वापस, इस पे बात करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं लगता है कि शायद अवेयरनेस की कहीं कहीं कमी है, कि लोगों को असल मामला समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, किस तरह से आइन शिकनी हो गई है। और अगर मौजूदा हुकूमत ने आइन शिकनी की है तो इट डजंट मीन कि जो पहले लोग बुरा करते रहे तो फिर हम उनकी वजह से इनको भी माफ करें और इनको भी कहें कि चलें जी ठीक है, मामला आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस, एंड हेडलाइंस के बाद हमारा पैनल साथ मौजूद होगा, डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए। ऐसा चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। नहीं मनीफ साहब, क्योंकि ब्रेक पर गए थे तो हम आप बात कर रहे थे, मैं चाह रही हूँ कि आपसे ही दोबारा हम आगाज करें। जो सवाल मैंने पूछा था, अगर आपको याद हो, उस सवाल को साथ करते करते, और ये जो मामला इस वक्त हो गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से जो रिमार्क सामने आए हैं, इस पर भी अपना कमेंट कीजिएगा सर। इस पर तो मुझे ऐसा लगा कि फवाद चौधरी साहब अदालत को उनका काम सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप इस तरह का फैसला करेंगे तो यूं हो जाएगा और इस तरह का फैसला करेंगे, यानी कि असरअंदाज होने की कोशिश थी उनकी जो अभी की गुफ्तगू थी। और दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि पूरी कौम जो है हमारी तरह एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। तो इतलात यही है और उम्मीद भी है अल्लाह ताला के घर से कि आज ये फैसला आ रहा है और यहाँ कानूनदान बैठे हैं। मैं कोई खबर तो नहीं दे सकता, लेकिन उसकी रेशो ये होगी, इशारे में बता सकता हूँ, इस रेशो से फैसला आ रहा है और वो आईने पाकिस्तान के हक में फैसला आ रहा है, पाकिस्तान के हक में फैसला आ रहा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हक में फैसला आ रहा है। रेशो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, उससे पहले जो बात हो रही थी, बड़ा दिलचस्प एक वाकया हुआ है कल, जब हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए एक इजलास हुआ। उसको आप अलामती कह लें, उसको आप आईनी कह लें, गैर आईनी कह लें। उस इजलास में वोटिंग के लिए जो करारदाद पड़ी, वो फरा गुज्जर साहिबा के ससुर इकबाल गुज्जर साहब ने करारदाद पड़ी है। जी उन्होंने ये करारदाद पढ़ी है और आज उनका बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये एक खवातीन का ग्रुप है जो राइजिंग स्टार्स को जो है वो काबू करती हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटे ने बगावत करके इस खातून से शादी की और मेरा इस खातून से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं इसलिए बात सिर्फ कर रहा था, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया है फरा गुज्जर साहिबा का, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है। उन पर करप्शन के जो इल्जामात थे, अभी तक इल्जामात थे, अब उसके सबूत आना शुरू हो जाएंगे। हमारी रिपोर्टर हैं, बड़ी दबंग रिपोर्टर हैं, शाहीन मिशाल, उन्होंने एक स्टोरी आज ब्रेक की है
कि फरा गुजर का जो गांव है गंग, ये डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में आता है। इस गांव को शेखुपुरा को 18 अरब के फंड जारी किए गए हैं, जबकि गंग गांव को गुज़िश्ता 3 सालों में 11 करोड़ 90 लाख रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं, जो कि किसी भी पंजाब के गांव को जारी किए गए फंड्स में बहुत ज्यादा फंड्स हैं। इसके अलावा जो है ये सेनेट के लिए कागजात जब जमा करवाए थे फरा गुजर साहिबा ने, तो इन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए थे 98 करोड़, यानी कि आज हमें शायद सेनेटर फरा गुजर भी कहना पड़ता है इनको। तब एक वो एकदम से मंजरे आम पर आ गई बात, मीडिया पे बात आ गई और इन्होंने अपने कागजात विड्रॉ किए। तो 11 करोड़ 90 लाख के फंड्स जारी किए गए हैं। उसके अलावा एक फैमिली पार्क और एक स्टेडियम भी तामीर करवाया गया है, और आज भी जो है इस गांव में जो उनका घर है उसके बाहर पुलिस की नफरी मौजूद रहती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे 1 से 2 पुलिस के डाले जो हैं 99 वाई ब्लॉक डीएचए लाहौर में मौजूद रहते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए। उसके अलावा इन्होंने डीएचए में 45 करोड़ मालियत के 7 प्रॉपर्टीज शो की थी अपने असासों में जब इन्होंने सेनेट के कागजात जमा करवाए, और 12 प्राइवेट कंपनियों में सरमायाकारी कर रखी है। यानी कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में फराह खान के असासों में 4 गुना इजाफा हुआ है, और मजमूई तौर पर अब इनके असासे जो हैं वो 23 करोड़ से बढ़ के 98 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और ये वो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया, ये सरकारी डॉक्यूमेंट है पंजाब हुकूमत का, जो फंड्स जारी किए जाते रहे हैं इनके गांव के लिए, इनके कहने पर। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल हम केस की तरफ ही आ रहे हैं। अब एहतशाम, ये कौमी मफाद और अमली मुमकिनात देखकर ही आगे चलेंगे। चीफ जस्टिस साहब ऐसा कह रहे हैं। इससे पहले के जो रिमार्क्स है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट के स्पीकर की रूलिंग गलत है, ये सामने आ चुका है। लेकिन उसके साथ साथ फिर ये भी ऐड कीजिए कि कौमी मफाद और अमली जो मुमकिनात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ही जस्टिस साहिबान जो है वो आगे चलेंगे। कमेंट कीजिएगा एहतशाम। सबसे पहले तो देखिए, ये तो क्लियर हो गया दैट सुप्रीम कोर्ट हैज मेड अप इट्स माइंड कि जी ये रूलिंग जो है ये गैर आईनी थी, वो तो आ गया सामने। अब आते साथ ही मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था ना पॉलिटिकल मैच्योरिटी की, तो पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखा दी फवाद चौधरी साहब ने फौरी तौर पर बाहर आकर, और उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि अगर आपने रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना ही है तो फिर पहले इन कैमरा प्रोसीडिंग्स कॉल करें, ताकि हम तमाम एविडेंस, दस्तावेजात और मवाद आपके सामने रखें। यानी कि किसी हद मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जिम्मेदार इदारों की तरफ से कोई ऐसी सबूत सामने नहीं आया कि जी कोई कंस्पिरेसी हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। ये उनको भी नहीं मानते, ये आर्म्ड फोर्सेस की असेसमेंट को भी नहीं मानते, ये आईएसआई की असेसमेंट को भी नहीं मानते, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलामिया है उसको भी नहीं मानते। कौन सा ऐसा मवाद है? 10 दफा हम बता चुके हैं कि वो जो असेसमेंट आपके अपने सफीर ने लिख के फॉरेन ऑफिस को भेजी थी, उसकी बुनियाद पर आपने साजिशी मफरूजा खड़ा कर दिया। और अगर मैं आपको एक बात बता दूं किरण, अगर इस मुल्क से कि कौमी सलामती के खिलाफ कोई अमल करना एक संगीन जुर्म है ना, तो कौमी सलामती को सियासी अजाइम के लिए इस्तेमाल करना भी उतना ही संगीन जुर्म है। और ये फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं ना कि ये 23 मार्च 1940 के दौर में वापस चले जाएंगे, ये क्या बातें कर रहे हैं? कौन लोग हैं? 1900 तब आपको याद नहीं आया था जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में थे आप जनरल मुशर्रफ के साथ? तब आपको याद नहीं था जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे? उसके बाद आप क्योंकि करियर पॉलिटिशियन हैं, आपको पीटीआई का फ्यूचर नजर आ रहा था, आप वहां पे चले गए। आज पीटीआई की हुकूमत जा रही है तो आप पाकिस्तान को वापस 1947 से पहले 1940 पे लेके जा रहे हैं। यहां पे बाकी सब अंग्रेज हैं, हिंदू हैं, बाकी सब के आप एंटी पाकिस्तान हैं। प्लीज फॉर गॉड सेक, ना तो मजहब कार्ड खेलें। इस मुल्क में बड़ी दफा मजहब कार्ड भी खेला गया, उसका भी नुकसान हुआ इस मुल्क को, और आप लोगों को भी तकलीफ होती रही है उसकी। और ना ही गद्दारी कार्ड खेलें, ये वतन परस्ती का कार्ड मत और बदी का मसला बना दिया है, अमर बिल मारूफ का मसला बना दिया है एहतशाम। अब प्रॉब्लम यही है ना कि जो इसके अगेंस्ट में बात करेगा वो बदी की तरफ जाएगा, और जो हक में बात करेगा वो नेकी की तरफ जाएगा। खालिद अजीम साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी खालिद साहब। इसमें देखिए बुनियादी बात ये है कि उससे पहले
अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने कहा कि मैं स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा, उसको डिफेंड नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर है उसकी जानिब से एक बात कह दी गई। ये एक अलग बात है, बहस हो सकती है कि क्या वो इस वक्त प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं भी या नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बतौर प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर वहाँ पे नोटिस पे वो वहाँ पे पेश हुए हैं। उन्होंने ये कह दिया कि मैं स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद ही इस चीज़ को उस तरफ ले गया। ये बात फवाद चौधरी साहब को तो पहले अपने अटॉर्नी जनरल को समझानी चाहिए थी कि भाई आप स्पीकर की रूलिंग के हवाले से कोई बात ना करें, क्योंकि अब उसके बाद जो है वो उन्होंने ये बात कही। अब वो जो आप कह रहे हैं कि मुमकिनात और मुल्की हालात, उसकी बात चीफ जस्टिस साहब ने जरूर की है, लेकिन उससे पहले जो जस्टिस मंदुखेल साहब हैं उनके बड़े वाज़े रिमार्क्स हैं कि अदालत जो है वो उसने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। उसने ये नहीं देखना होता कि इसके बाद हालात क्या होंगे और क्या नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस दरमियान में अगर कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश की तो फिर ये पंडोरा बॉक्स जो है वो खुलता रहेगा। आगे चल के भी स्पीकर जो है वो अपने उस इख्तियार को, जिसको कोई वो अंधे की लाठी समझ बैठे हैं, उसको फिर किसी ना किसी अंदाज में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बहरहाल अब हमें इंतजार करना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि इसके बाद तो ये सारा कुछ कंक्लूड हो चुका है। एक जवाबुल जवाब का राइट जो है और वो सर दिया जाता है। बड़ा क्लियर और बड़ा वाज़े किस्म का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ गया है, वो रिमार्क्स आ गए हैं। अगर स्पोकन देयर माइंड, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली, अपने क्या वो सोच रहे हैं वो एटलीस्ट अपने जुमलों के जरिए वो बता चुके हैं। नईम साहब और तौफीक भट्ट साहब, अगर आप दोनों की इजाजत हो, क्योंकि ये हम कोर्ट का मैटर इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं और बहुत तेजी के साथ डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इस पर बहुत कॉन्क्रीट किस्म के खालिद साहब के और एहतशाम के फौरन हम कमेंट्स लेते हैं, फिर हम आपको आगे इसको डिस्कस करते हैं, अगर आप दोनों मुझे इजाजत दें। एहतशाम, अभी मुझे कुछ इस तरह की इत्तलात मिल रही हैं कोर्ट से, जो हमारे सामने चीजें आ रही हैं कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसका दिफा नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा, ऐसा खालिद साहब ने बताया अभी। इसके साथ साथ अब जो सारे रिमार्क्स आ गए, रिमार्क्स के बाद अब जो फैसला करना है, अब जो डिसीजन सामने आना है, उसके लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शन का जो ऐलान हो गया है, इलेक्शन की जो बात हो गई है, उसको बरकरार रखना है या उसको रोकना है, इस पर आगे अब डिस्कस करना है, डिसीजन लेना है इस पर। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट किया जा रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा मतलब आज भी वो चीज़ जो है वो कोर्ट के सामने लाई गई है कि इससे पहले जब 1988 में ज़ियाउल हक साहब ने मोहम्मद खान जुनेजो साहब की असम्बली तोड़ी थी, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जिस वक्त जो चीफ जस्टिस मोहम्मद हलीम थे, उनकी सरबराही में एक लार्जर बेंच ने इसकी समाअत की थी, 9 रुकनी बेंच था। तो उसमें उन्होंने ये करार दिया था कि जो सदर का इकदाम था 28 मई का वो असम्बली तोड़ने का, वो तो गलत था, लेकिन इस वक्त चूंकि कौम जो है वो इंतखाबात की तरफ जा चुकी है, लिहाजा हम जो है वो इंतखाबात का अमल नहीं रोकेंगे। ये तो आया था रिकॉर्ड पे, लेकिन एक चीज़ बाद में फिर और सामने आ गई थी। वो लाहौर प्रेस क्लब में मिर्ज़ा असलम बेग साहब, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब ये मामला हो रहा था तो मैंने वसीम सजाद साहब, जो कि वजीर कानून थे उस वक्त, उनके जरिए पैगाम भेजा था, और वो पैगाम ये दे के भेजा था कि इस वक्त मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है, नए इंतखाबात होने जा रहे हैं, नया मैंडेट लेने के लिए हम इसको प्रोसीड कर चुके हैं, लिहाजा अगर आपने कोई और फैसला दिया तो इससे वो अमल रुक जाएगा। इसके ऊपर उनके खिलाफ फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हुई थी। ये अलग बात है कि वो मंतकी अंजाम तक उस अंदाज में नहीं पहुंची, लेकिन उस बाद के जो चीफ जस्टिस हैं अफजल जुल्ला साहब, उन्होंने इसका नोटिस दिया था और असलम बेग साहब जो है उनको भी तलब किया था, लेकिन असलम बेग साहब की बजाय सजा जो है वो 2 सहाफ़ियों को हो गई थी, शायद औरकज़ई और एक और को मैदी नाम के, तो उनको हो गई थी। ठीक है, एहतशाम ऐड कीजिएगा। मैं ये खालिद साहब तो बड़े अच्छे तरीके से हिस्ट्री बता रहे थे, लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, एक तो तौफीक भट्ट साहब ने बड़ा ही जबरदस्त शेर बोला था, और तौफीक भट्ट साहब जैसे पूरी कौम इंतजार कर रहे थे, तो लग रहा है कि वाकई मंजिल आ चली है। लेकिन ये इस केस के हवाले से अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट आप देखें किरण कितना इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने कहा है कि इस रूलिंग का दिफा नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल।
ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी या किसी और ऑपोजिशन पार्टी के वकील का जुमला नहीं है, या इवन पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला का स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल कि ये रूलिंग का दिफा नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि शायद इस चीज पर गौर हो रहा है कि इलेक्शन की तरफ जाएं ना जाएं, और खालिद साहब जो जुनेजो साहब के जमाने का दे रहे थे हवाला, वो 1980 की दिहाई थी खालिद साहब, अब हम 2022 में बैठे हैं। वो जो कहा था ना कि कौम इलेक्शन की तरफ जा चुकी है, तो वो भी नजरिया जरूरत के तहत ही कहा था उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने। मैं नहीं समझता कि अब इस चीज को अदालत फॉलो करेगी। देखें, अगर एक गैर आईनी रूलिंग के बाद असम्बली तहलील की गई है, एक गैर आईनी रूलिंग की बुनियाद पर उसको ग्राउंड बना के असम्बली को तहलील किया गया है, तो आप उन असेंबलियों के तहलील होने को भी आईनी करार नहीं दे सकते, और उसकी बुनियाद पे इलेक्शन होने को भी आईनी करार नहीं दे सकते। आपको ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अगर ये गैर आईनी रूलिंग थी तो पार्लियामान का बिजनेस जहां पर हॉल्ट हुआ था वहीं से शुरू होगा। तरीके अदम एतमाद पे दोबारा वोटिंग का सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देना पड़ेगा, और वो वोटिंग होगी, और अगर वो कामयाब होती है तो वोटिंग के नतीजे में इमरान खान साहब को वजारत उस्मा का ओहदा छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी हो सकती है, जो मुझे लगता है कि वो एक मैस रेजिग्नेशन कर दें। वो 150-54 जितने भी लोग हैं वो कहें जी कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम शिरकत नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड ऑपोजिशन का कोई कैंडिडेट है और पार्लियामान इन सेशन है, मैसिव किस्म का रेजिग्नेशन पीटीआई की तरफ से आ जाता है, उसके बावजूद मेरे जाती कानूनी राय में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द न्यू प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर उसके मुताबिक वो केयर टेकर सेटअप में जाएंगे। जी खालिद साहब क्या कह रहे हैं? 172 हो तो हो जाएगा जी 172 हो तो हो जाएगा जी, और वो नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। जी। और उसके बाद फिर वो जो भी नया प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके बाद जो इलेक्शंस कॉल होने हैं वो आईनी मुद्दत है। देखें, ये कौम इंतखाबात की तरफ जा चुकी है, बार बार कहते हैं फवाद चौधरी साहब, और वो जो जुनेजो साहब के जमाने का दे रहे थे हवाला खालिद साहब के, अदालत ने भी कहा था कौम इंतखाबात की तरफ जा। भाई कौम सिर्फ पीटीआई तो नहीं है, कौम में तो ऑपोजिशन भी है। कौम में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने इलेक्शंस कराने हैं, उनको ऑन बोर्ड दिए बगैर आप इंतखाबात की तरफ कैसे जा सकते हैं? मकसद था वो लेजिस्लेशन करनी थी ना इन्होंने, वो जो कानून पास हो चुका है ईवीएम पर। अब दूसरी तरफ मसला ये कि इलेक्शन कमीशन ये भी रेडी नहीं है उस ईवीएम के ऊपर इलेक्शन करवाने में, तो फिर ऑब्वियसली फिर वो ठप्पे वाले मामलात के ऊपर ही दोबारा जाएंगे। एक और मेरे जहन में एक पॉइंट था, तौफीक बिट साहब, नईम हनीफ साहब जब वापस आते हैं तो हम इस पर बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब पानामा में के बाद उन्होंने एक मुझे क्यों निकाला की कैंपेन चलाई, और उसके बाद उन्होंने बड़ी पब्लिक सिंपैथी वसूल की बहुत ज्यादा। तो अगर इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इस वक्त जो सिलसिला हो चुका है, जो इमरान खान साहब एक जबरदस्त किस्म का पब्लिक मोमेंटम क्रिएट कर चुके हैं, एक बहुत जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, तो क्या अगर इस किस्म का मामला हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आता है जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मौजूदा वजीर आजम साहब के फेवर में ना हो, हक में ना हो, तो फिर क्या वो भी एक इस तरह की कैंपेन लेकर चलेंगे, और फिर क्या वो इस तरह से अवाम का एक पब्लिक सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे? इस पर हम डिस्कशन करेंगे। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ।